बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं हूं उसामा जाहिद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और तर्जयकार असद खल साहब। नाज़रीन, पीटीआई पर बहुत मुश्किल दौर गुजर रहा है। कुछ लोगों ने 9 मई की मजम्मत की और पार्टी को खैरबाद कह दिया, किसी ने ओहदे को खैरबाद किया। अब सीएम गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पीटीआई की आखिरी उम्मीद भी थे और गिलगित बल्तिस्तान वाहिद जगह थी जहां पर पीटीआई का अभी तक दौरे हुकूमत मौजूद था। सीएम गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल कर दिया गया है। असद खल साहब, सीएम गिलगित बल्तिस्तान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, पीटीआई पर अब मजीद क्या सिचुएशन पैदा होगी? देखिए, खालिद खुर्शीद साहब के हवाले से जाली डिग्री का केस है और पीटीआई की एक आखिरी हुकूमत थी। आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत आपको पता वो खत्म हो गई, वफाक के अंदर उनकी हुकूमत खत्म हो गई और पंजाब और केपी की उन्होंने खुद खत्म कर ली और एक रह गई थी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत। और वो उनके जो वज़ीर आला थे उनके दौर के अंदर ही आपको पता है ये चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये केस था और वो जो गिलगित बल्तिस्तान के जो असम्बली के रुकन जो है गुलाम शहजाद आगा जो है उनकी जानिब से ये केस दायर किया गया था और जारी बात है जाली डिग्री का केस है। दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुने उन्होंने और उसके बाद जाके उनको नाअहल करार दे दिया गया। दूसरी तरफ जो है ये इस मौका पर जो पीटीआई है उनके चेयरमैन उन्होंने इजलास भी पार्लिमानी पार्टी का उन्होंने कहा कि एक इजलास भी बुलाया है और उन्होंने हिदायत की है कि हमारा चूंकि ये जो मैंडेट है और इसको डाका मारा जा रहा है, इसके ऊपर जलगार की जा रही है और उनका ये कहना है कि इस हवाले से हम जो है भरपूर तरीके से अपना जो उम्मीदवार है वज़ीर आला उसको बनाएंगे। लेकिन लग नहीं रहा, जिस तरह विकेटें बाकी गिर रही हैं, कुछ उन्होंने खुद गिरा दी, तो अब लग नहीं रहा कि ये जो मामला है कि ये हुकूमत जो है इनके बन सके वहां पे, क्योंकि ये तोड़ फोड़ जो हुई है। और आज जब वो पेशी पे थे तो वहां पे सहाफियों ने उनसे सवाल भी किए, तो एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो इतने ज्यादा उनका 16 केसेस के अंदर आप और ये देख लें, बहरहाल 16 केसेस के अंदर उनकी जो 14 केस उनके थे, बाकी 2 बुशरा बीबी के थे, तो सारों में उनकी जमानतें हो गई। तो उन्होंने कहा जी मैं तो अभी स्टेमिना जो है मैं वार्म अप हो रहा हूँ अभी। तो वो बहरहाल वहां पे तो जिस तरह उनको एक जेस्चर है, स्पोर्ट्समैन है और ये उनको एक मलका भी है कि वो इस तरह का जो हालात हैं वो उन्होंने कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज में खौफ या परेशानी जो है वो नहीं दी। आप बहुत ज्यादा उनको कवर भी करते रहे, आप करीब से देखते रहे, तो जो मर्जी हालात हो जाए वो फील यही कराते हैं कि मुझे तो कोई ऐसा जिस तरह को बिल्कुल वरीड ही नहीं है। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि आज 16 है, कल 18 की दरखास्तें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ जो है अगर बात की जाए तो इनका जो वो कहते हैं ना कि जो मुख्तलिफ इम्तहान है या जो केसेस हैं, पेशियां हैं, अब पेशी एक से निकलते हैं, अदालतों से जमानते हैं। अब कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई दफा रह गई होगी कि जिसमें उनको मतलब अगर बात करेंगे करेक्ट उसका मैं अगर बताऊं तो जो 16 केसेस हैं ये जो बात करेंगे अगर इसकी चेयरमैन के खिलाफ लैया में एक बड़ा स्कैंडल है। वो लैया के ऊपर भी आते हैं, लेकिन इसका वन लाइनर जो था बेसिकली उसके अंदर मैंने वो क्रक्स था एक बस बताना चाह रहा था। चलो बार लैया के वाले से अगर बात की जाए तो आपको पता है कि चेयरमैन पीटीआई उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान नियाजी और उनके जो बहनोई हैं गालिबन आद खान नाम है उनका, तो इन कल एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। 522 गालिबन कनाल जमीन है और ये 13 करोड़ रुपए में ली गई है। और एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ये है कि ये जो 13 करोड़ की जो जमीन है इसकी मालियत गालिबन 3 अरब है। FIR दर्ज हुई लैया में, एंटी करप्शन जो है उसके सर्कल अफसर जो है उसकी रिपोर्ट पे ये मुकदमा दर्ज हुआ और इसके अंदर 5 मुलजमान है। एक चेयरमैन पीटीआई है उस वक्त चूंकि वजीर आजम थे और उसके साथ साथ उनकी बहन है चूंकि तो उनका इन्फ्लुएंस यकीनी तौर पर होगा और उनकी हुकूमत थी पीटीआई और उनकी वजीर आला थे जो खिलाड़ी थे उनके वसीम अकरम प्लस उस्मान बुजदार साहब जो थे, तो उस्मान बुजदार साहब जो वज़ीर आला थे उनके खिलाफ है। उस्मान बुजदार के हवाले से आप इसी पट्टी पर बहुत बड़ी आपके पास करप्शन की चीज़ है। अब वो आगे इसके बाद उनकी बहन उज़मा खान नियाजी उनके बहनोई और गुलाम असगर गालिबन पटवारी था। तो ये 5 वो लोग थे। इन 2 के ऊपर इमा की थी, पटवारी चूंकि बराह रास्त मुलव्वस था और वो 2 चूंकि उनके बहन और बहनोई जो है वो बेनिफिशरी थे। ग्रेटर थल कैनाल का उनको चूंकि पता था कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है और ये लाइनिंग और फिर उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी गालिबन आ रहा था, तो वो जमीन को पता था कि ये बेसिकली जमीन जो है अब ये सोना उगने लगेगी। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि यही इनसाइड ट्रेडिंग उसको बोलते हैं,
اور اندر سے ان کو پتہ چل گیا تو وہ جو ایف آئی آر کے مطابق کانٹینٹس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ارب کی تقریباً زمین تھی جو کہ صرف 13 کروڑ میں، اور پھر کچھ جگہوں پہ قبضے بھی کیے گئے، اور ان کی بہن جو ہے ان دنوں کے اندر جا کے وہاں پہ کچھ دیر قیام بھی کیا انہوں نے، اور ساری اپنی سرپرستی کے اندر پولیس اور سرکاری ریسورسز اور وسائل، محکمہ مال، پولیس پنجاب اور وفاق کی حکومت جو ہے ان کا انفلوئنس استعمال کیا۔ تو دوسری آپ جو بات کر رہے تھے کہ ان کی جو عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ان کا بھی جو اگر وہ خاتون اول یا ان کے جو بھائی جو احمد مجتبیٰ تھے یا ان کے جو سابقہ خاوند شوہر جو ہیں مانیکا صاحب اور ان کی جو بیٹیاں یا بیٹے جو ہیں اگر وہ مال بنا رہے تھے تو عثمان بزدار صاحب بھی ظاہری بات ہے انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا تھا، تو انہوں نے بھی سائی وال میں بشرا صاحبہ کے جو بھائی ہیں پاک پتن اکاڑا اور سائی وال اور اس طریقے سے ان کے بھائی اور عثمان بزدار صاحب نے انہوں نے بھی چھکے اپنے مارے، اور وہ جس طریقے سے وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی تھیں اور پھر جس طریقے سے ان کے بھائی کی زمینیں کس طرح ہوتی تھی، اور ایک ایم پی اے سے غالباً اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ لیا اور اس کو زمین سستی ٹکا دی اور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کٹوانے کے لیے اس میں سے سرکاری سڑکیں گزاری گئیں، اور راتوں رات فنڈ اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی کمشنر ایڈیشنل کمشنر جو کمشنر لگائے گئے اس کے جو گن تھے وہ ہم بتا چکے ہیں پہلے، وہ ندیم الرحمان تھے غالباً، ان کے بھائی جب چونکہ وہ ادھر بھی رہے تھے ساؤتھ پنجاب میں بھی اس وقت ڈی سی یا ایڈیشنل کمشنر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو بھی، تو اس حوالے سے بھی تو آگے پھر لنک اس کے بعد جس طرح ان کو نکالا گیا پھر آگے جہاں پہ انہوں نے جو گاند ڈالا سیکریٹریٹ میں آ کے، اور اس وقت کے چیف سیکرٹری پرچہ کرانے لگے تھے اور اے سی نے پھر کہا کہ جناب یہ چیزیں بھی آپ اٹھا کے لے آئیں، تو یہ تو ایک لمبی طویل داستان ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ بھی 9 مئی کا واقعہ نہیں، کرپشن میں جو گلے گلے ڈوبے ہیں، ان کے سالے نسبتی جو ہیں طلحہ غالباً وہ تور بزدار فیاض اور ان کے بھائی جعفر ایوب اور وہ جناب فیاض ایس ڈی او چیف انجینئر تک جو چلے گئے، تیمور خان جو ان کے جو رشتہ دار ہیں، کیپٹن اجاز اصغر جو ہے غالباً اجاز کے کیا نام تھا ان کا، تو اب بھی ایک لمبی ایک شاہ نواز ان کے ساتھ تھا، وسیم چودھری جو رامے بھی جس کو بولتے ہیں وہ بھی تھا جو اوورسیز کا کمیشن کا وائس چیئرمین تھا، تو بہت لمبی بات ہے یہ۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹے سے بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح سے بات جاری تھی چیئرمین پی ٹی آئی پر مشکل ترین دور گزر رہا ہے، جس طرح سے آج وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے، ایک عدالت سے نکلے دوسرے میں پھر نیب راولپنڈی پہنچے، مختلف انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا۔ توشہ خانہ کیس میں ایک فیصلہ آیا جس پر پی ٹی آئی کے جانب سے مرچائی کھائی گئی، لیکن اس پر نظر رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ شاید وقت سے پہلے پی ٹی آئی کے جو ورکر جنہوں نے مٹھائی کھا لی ہے۔ اسد خل صاحب، توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے وہ ناظرین کو آسان سادہ الفاظ میں وہ ناظرین کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ جس طرح پٹواریوں نے پاناما کیس کی جے اے ٹی کے بننے پہ اور مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور کھا لی تھیں اور آرڈر بڑے بڑے کر دیے تھے، جب اردو ترجمہ آیا تو بعد میں مٹھائیاں واپس لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آج ویسا ہی، اور وہ جس طرح پھینکی گئی اور جس طرح ان کی تذلیل ہوئی مٹھائیوں کی، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب ان کو اگر پٹواری کہیں گے تو ان کو پھر کیا کہیں گے؟ ہاں جی، تو بہرحال جو بھی ہے مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کسی کا بھی نام نہیں بگڑنا چاہیے، لیکن جیالے متوالے یوتھیے پٹواری اور لونڈے لپاڑیاں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ سارے پاکستان کے شہری ہیں اور ہر جماعت جو ہے رسپیکٹیبل ہے، ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے رسپیکٹیبل، ووٹر ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایکولی رسپیکٹیبل ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا بھی جب اردو ترجمہ آیا تو پہلے نے کہا جی بہت بڑا ریلیف مل گیا، یہ ہو گیا، اور جناب دیکھیں جی پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اب معافی مانگ لیجیے۔ وہ اس کے بعد تھوڑا سا بعد میں جب ترجمے کے ساتھ وہ فیصلہ آ گیا یا ترجمہ کسی نے کر کے بتا دیا تو اس کے بعد ایک دم یہی پھر وہ مٹھائیوں کے آرڈر واپس ہونے والی بات تھی، دکانیں انہوں نے بند کر کے شٹر ڈاؤن کر دی، انہوں نے کہا جی اب یہ مٹھائیاں واپس نہیں ہوگی، اب یہ ضائع ہوگی۔ تو معاملہ یہ ایک بار ابھی بھی وہ تو ملا جلا رد عمل ہے، وہ پی ٹی آئی کے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی جیت لیا ہے، انہوں نے کیس ریمانڈ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے فرد جرم، چونکہ ظاہری بات ہے پروسیجرل ورک بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ پروسیجر ورک یہی بات انہوں نے کی تھی کہ اس کے لیے پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو وہ چونکہ حراست میں تھے، بہرحال یہ اس کا ان کی طرف سے یہ تھا کہ حراست میں ڈال کے تو ان کو کر دیا گیا، تو بہرحال وہ انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ریمانڈ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے اس چیز کو
वो जो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की है वो दोबारा से सुने। अब वो दोबारा से फर्द जुर्म आयद भी हो सकती है, उनमें सजा भी हो सकती है, बरी भी हो सकती है। लिहाजा इसमें कोई, मैं नहीं समझता मिठाई खाने वाली बात या ना खाने वाली बात, मैं इस पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। 2 रुकनी बेंच का भी तज़किरा हुआ। अच्छा, आगे मैं 2 रुकनी बेंच के भी ऊपर आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने बताया, आज जो बात अभी मैं कर रहा था, 16 मजमूई तौर पर जो मुकदमात थे और उनके अंदर जमानत मिली है, जिसमें सारे दहशतगर्दी से 3, सेशन कोर्ट से 10 और हाई कोर्ट से 1, एहतसाब अदालत से 2 मुकदमात में जमानत मिली ये चेयरमैन पीटीआई को। और दहशतगर्दी, करप्शन, जालसाजी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, साजिश, जलाओ गिराव के मुकदमात शामिल हैं। और बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल है, उनको भी 2 मुकदमात में जमानत मिली। सही है। तो आज जो उनकी तस्वीर जारी हुई है, जिस तरह से शेर लोगों ने की है बात, बजाय तो वो लग रहे थे, बड़े मुतमिन नजर आ रहे थे, लेकिन साथ वो कह रहे थे कल फिर 18 हैं। और वो लिया वाला मामला बीच में आपने बता दिया कि उनकी बहन बहनोई और उनको भी बुलाया गया वहां पे। तो अब ये तोशा खाना का जो मामला है, ये तो आपने देखा कि इसी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इन्होंने अदम इत्मीनाद किया, लेकिन देख ले फैसला कानून, आइन और मेरिट के मुताबिक जो किया उन्होंने, उस पे यही चीफ जस्टिस जिनके ऊपर ये अदम इत्मीनाद कर रहे थे 1 दिन पहले, और उन्हीं के जो फैसले से बड़ा रिलीफ की बातें भी इन्होंने की और पीडीएम को कहा कि आप माफी मांग ले कि 1 साल से। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जो आपने इल्जाम लगाए थे वो फिर गलत थे। ये आप बना रहे हैं, ये बड़ा रिलीफ का जो क्लेम कर रहे हैं और पीडीएम को लताड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर एक चीज जो है ना, आप मतलब एक चीज डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। या तो ये है कि आपकी मर्जी का इंसाफ हो तो इसका मतलब वो ठीक है, और अगर आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए तो फिर आपने कहा देखा हमने दरखास्त दी थी वही बात हुई। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो फिर कानून और इंसाफ और आइन के जो है मद्देनजर रखते हुए कोई बाइस या तअस्सुब नजर नहीं आया। इसके साथ अगर हम बात की जाए तो जी, तो अब इसके साथ साथ बात, चूंकि आगे मामला फिर वही है कि ये तो मुकदमात भी हैं, पेशियां भी हैं, आगे मामला है इलेक्शन का। अब इलेक्शन के हवाले से जो तोशा खाना की तो बड़ी लंबी डिटेल पहले भी हम बता चुके हैं कि 158 टोटल थे, 108 में से 58 रख लिए, जाली रसीदों वाली बता चुके, फिर सस्ते, और फिर नैब कह रहा है जनाब आप लेके आ जाएं, वो तलाशी दें कि जो आपके पास हैं वो लेके आ जाएं, क्योंकि उन्होंने वैल्यू लगाई इन तोहफों से ज्यादा है, रसीदें जाली साबित होगी, बंदे सामने आ गए, और जो आपके पास हैं वो ले आए ताकि वो हम बकार सरकार जब्त कर लें, और दूसरे जो आपने बेचे हैं उनका जो डिफरेंशियल ऑफ अमाउंट है वो भी आपसे हमने रिकवर करने हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो आगे जाके वो आइन वाली बताएंगे क्या रातों रात जो बंदोबस्त करने के लिए, फिर आइन के अंदर वो जो हमने ट्वीट भी किया सारी कुछ आगे बताएंगे। और अलकादर ट्रस्ट बेसिकली ये जो वो भी हतमी अपने मरले में दाखिल हो रहा है, और उसमें भी गिरफ्तारी का जो इम्कान है, जो 70 अरब रुपया NCA से जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, हाँ जी बता चुके हैं कि वो किस तरीके से एक टाइकून का जो पैसा है उसको ही वहां पे जब्त होकर यहाँ पे दे दिया, और सरकारी टैक्स पेयर के पैसे खजाने में आने के बजाय अपने चंद 1-1.5 अरब रुपया उसने ब्राइब दिया, जो आप डोनेशन कहते हैं, उसने जारी बात है ब्राइब ही समझ के दिया होगा कि आपने 70 अरब बचाने के लिए। तो ये भी हो गया। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब इलेक्शन के ऊपर, तो असद कैसर साहब का हमारे पास शॉर्ट भी है, पहले वो सुन लेते हैं। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने अपना आपस में बंदर बांटू कर दिया कि किसी को सूबा खा दिया, किसी को जो है ना पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान और मरकज। मुझे बताएं आवाम किधर होंगे, आप इलेक्शन करवाएं, हमें जो है ना मौका दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, फिर देखें ये पीडीएम सारे मिलकर इलेक्शन लड़े, तारीख इंसाफ इनका मुकाबला करेंगी और टूटल इलेक्शन जीतेगी। जी नाज़रीन, ये भी आपने सुन लिया। अब जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनके वकला की जानिब से एक नोटिस दिया गया और कार्रवाई का आगाज हुआ है कि जो उनकी रिपोर्ट्स जारी हुई थी जब हिरासत के दौरान जो टेस्ट हुए थे जो पिम से, तो उन्होंने कानूनी का जो अब्दुल कादिर पटेल है जो वफाकी वज़ीर सेहत है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है उसका आगाज कर दिया है और 10 अरब हर्जाने का दावा किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के चेयरमैन या उनकी वकला की जानिब से ये कहा गया कि वो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए 9 मई के हवाले से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा भी जी बिल्कुल, हाँ माफी ये तो एक प्रोसीजर होता है और उसके बाद अगर नहीं मांगेंगे तो उन्होंने कहा जी हम इसके बाद फर्दर जो है कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो 9 मई की शारंगेजी जो है 9 मई का जो यौम स्याह है, जारी बात है उसका कोई न कोई आए रोज जो बंदा है वो गिरफ्तार हो रहा है या कोई बयान आ रहा है। तो अहले खाना का जो गिरफ्तार शरपसंद है उनका बयान भी आ गया है और उन्होंने कहा है कि जो इंतहाई मतलूब जो शरपसंद हैदर महमूद है
उसको गिरफ्तार किया गया और 9 मई को शरंगेजी मुलव्वस गिरफ्तार जो है हैदर के मामू का एतराफी बयान बसीस में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से सवाल किए हैं। सवाल बड़े हैरानकुन भी हैं, दिलचस्प तो नहीं मैं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि अपने भांजे हैदर महमूद की 9 मई को शरंगेजी मुलव्वस पर इज़हार मजम्मत की है उन्होंने, और जीएचक्यू पर हमला पाकिस्तान हमले के मुतरादिफ करार दिया। पहले भी इससे जो फैमिलीज हैं, वो जो बराह रास्त बंदे इन्वॉल्व हैं, वो या उनके जो रिजर्व कारब की जानब से वो इस तरह के बयान बहुत सारे आ चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि किसी सियासी जमात की पाक आर्मी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं, जीएचक्यू पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है और ये हमला नाकाबिले कबूल है। शरपसंद के मामू ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई साहब को लेक्चर देते हैं, क्या 9 मई को कैंट पर हमले की हिदायत नहीं दी थी? मेरा चेयरमैन पीटीआई से सवाल है, आपने कैसे सोच लिया हम अपनी आर्मी के खिलाफ जाएंगे? तो इसके साथ अगर बात की, इसके अलावा अगर बात हम करें, एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है कि सिविलियन के जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से, पहले तो आपको पता चेयरमैन पीटीआई की जानब से हामिद खान वकील गए, सलमान एतजाज हसन साहब खुद भी वकील हैं और वो पिटिशनर के तौर पर, वकील के तौर पर भी वहां पे पेश हुए, और उनके वकील सरदार लतीफ कोसा, सलमान अकरम राजा साहब, और इसके बाद सिद्दीकी साहब जो है वो सिविल सोसाइटी की जानब से, और भी बहुत सारे वकला जो है। तो एक और जो अहम है, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानब से एक पिटिशन जो है वो दायर की गई है, और वो पिटिशन भी इंतहाई अहम है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि साबिक जो वज़ीर आज़म है या चेयरमैन पीटी, उनके दौर के अंदर 29 जो सिविलियन उनको फौजी अदालतों में सजाएं दी गई, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। वो हम पिटिशन भी दिखा रहे हैं। और उसके अच्छा पहले वो 9 मई के हवाले से पहले वो शॉर्ट दिखा लें मियां जुवैद का, उसके बाद इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। आप ये समझते हैं कि 1 साल सवा साल में हुकूमत में होते हुए हुकूमत आज़ादाना पॉलिसियां बना सकी या एहतसाब के जो अदारे हैं वो आज़ादी से काम कर सके? तो उसका जवाब आएगा नहीं। उसकी आपने जिंदा मिसाल देख ली 9-10 मई के वाकया के बाद। बहुत सी चीजें जो पोशीदा थी, जो हम बात करते थे कि अदारों से सहूलतकारी आज भी हो रही है, एक अदारे ने खुद एहतसाबी के अमल के बाद ये बात सच साबित कर दी। जो हम बात करते आए थे कि सहूलतकारी हो रही है, वो हमारी बातें सब। जी नाज़रीन, ये भी आपने सुन लिया। जिस तरह मैं बताया कि 29 सिविलियन को साबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई, और एक अहम पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है, और उसके अंदर जो है फौजी अदालतों से जो सजाएं सुनाई गई थी साबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में 29 लोगों को, उनको चैलेंज किया गया है। और दरखास्त जो है कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीमू की जानब से आर्टिकल 184(3) जो 100 मोटो का इख्तियार होता है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है उसके तहत, और वफाक पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा को फरीक बनाया गया, जबकि साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फायज हमीद और जज एडवोकेट जनरल जो है जैक ब्रांच बेसिकली उनको, और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी उसमें फरीक बनाया गया है। और दरखास्त में इसदा की गई है कि पीटीआई के दौर में 25 शहरियों को फौजी अदालतों में जो सजा दिलवाई गई, सजाएं खत्म की जाए, और अदालत करार दे कि जो साबिक जो वज़ीर आज़म या चेयरमैन पीटीआई जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा, जो उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फायज हमीद ने इख्तियारात से तजावज़ किया, और अदालत करार दे कि इन तीनों अशखास ने खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किए रखा। तो ये इंतहाई एक अहम पेशरफ जो है वो सामने में आई। ठीक है खल साहब, आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही, उनके हवाले से बयान आ रहे हैं कि चौधरी शुजात से मुलाकात की और जेल में भी मुलाकातें चलती रही, और एक और खबर है कि मोनिस इलाही के साथ उनका राब्ता नहीं हो पा रहा, और मोनिस इलाही उनका फोन नहीं उठा रहे। ये भी एक निजी टीवी चैनल ने खबर ब्रेक की है। देखिए हमारी जब तक वो बात मेरी, चूंकि या मोनिस इलाही साहब का भी हमारे पास राब्ता हम कर सकते हैं, तो जब तक मेरी खुद चैनल से या खबर सुनी सुनाई बातों पे मैं तो नहीं बात कर सकता। मुझे ये पता है जो मेरे पास ऑथेंटिक चीजें हैं या जो मैंने कंफर्म कर सकता हूँ जिस पे, एक तो ये है कि 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात भी की और उनको यही मनाने की कोशिश की गई कि आपको मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे, साफ शफाफ भी हो जाएंगे, आप धुल भी जाएंगे, आपके मोनिस इलाही के खिलाफ जितने मुकदमात हैं और आपके जो साथी हैं जिनको पकड़ा गया है, गायब किया गया है, या जिनके ऊपर मुकदमा बन रहे हैं या मजीद बनाए जा रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ आप एक काम कर दें, आप ऐलान कर दें। नहीं, 9 मई के हवाले से तो वो कभी भी उन्होंने उस चीज को इंडोर्स नहीं किया, वो तो बल्कि चेयरमैन पीटीआई के साथ बैठे हुए साबिक आर्मी चीफ का भी नाम नहीं लेने देते थे, एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम नहीं लेने देते थे, और नाराज हो जाती थी रिकॉर्ड पे बात, और उन्होंने बाकायदा इस बात पे कहा, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
दूसरी बात ये, क्योंकि उस वक्त बात करनी मुश्किल होती है, जिस तरह परवेज खट्टक को वो ताने दे रहे हैं, तो इन्होंने तो साथ बैठ के कहा था कि आपने जनरल बाजवा का नाम क्यों लिया, आपने एस्टेब्लिशमेंट का, और हम जो है उनके साथ हैं और हम उनके खिलाफ बात, मेरी मौजूदगी में आप बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने बकायदा, इसको मैं सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को सख्ती से ये बात जो है और अपना पॉलिसी उस पर कायम रहे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जो चौधरी शुजात को तो कोई नहीं बना, उसके बाद वजाद हुसैन को, आपको पता है वो पहले इनके साथ थे, बाद में फिर उनको मजबूर किया गया, वो साथ मिला लिए, तो वो भी इनको भी लेके गए, काफी लंबी मीटिंग हुई, एक और मीटिंग भी होने का इम्कान है। लेकिन चौधरी परवेज लाई जो, उन्होंने कहा जी मैं क्राइसिस फेस कर रहा हूँ, मोहम्मद खान भट्टी को आपने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए, उनकी नौकरी खत्म कर दी गालबन, और इस तरह मुमताज बाबर जो है, इनके वकील जो है उसको गायब किया गया, मोनस लाई और चौधरी परवेज लाई के करीबी साथी या जो उनके सपोर्टर वोटर हैं, या उनके जो सेक्रेटरी होते हैं या उनके जो लोग बाएतमाद होते हैं, उनको उठाया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, मोनस लाई और उनके ऊपर। तो उनको उनकी जानब से जो है बिल्कुल उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार किया, कोई उन्होंने इकरार नहीं किया। ये ऐसे खबरें इधर उधर से वो डमकीरियां जिसको बोलते हैं, ये टेबल न्यूज़ है, वो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि मोनस लाई जो है अब वो मुस्तकबिल का फैसला वो हमारा जानशीन है, तो वो और उनकी जो जमानत है वो मुस्तरद होगी दहशतगर्दी अदालत से। साहब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, जो वकील की हलाकत का वाक़या, हाँ जी, अब्दुल रज़ाक शार साहब जो क्वेटा के अंदर जो कत्ल हुए और चेयरमैन पीटीआई को उसके अंदर जारी बात है नामजद किया गया था, तारिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और पीटीआई वाले ये उनके वकला ये कहते हैं कि ये खाम हमारे ऊपर एक गलत मुकदमा डाला गया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत थी, 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और साथ उनके एक और जज साहब भी थे, उनको सरदार लतीफ कोसा जब वकील थे, उन्होंने कहा जी हमें खतरा है, कोयटा में गिरफ्तारी का इम्कान है, तो बेल कैंसिल हो सकती है, तो हमें फौरी तौर पर इससे रिलीफ दिया जाए, स्टे किया जाए, और उसकी तो उन्होंने कहा हम तफसील तो मांग सकते हैं, लेकिन ये जो है कि हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए लार्जर बेंच होना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस साहब को हम लिख देते हैं, और अर्जेंसी की वजह से आज ही हम आर्डर साइन करके उनको भिजवा देते हैं, क्योंकि 3 रुकनी बेंच जो है वो इसके अंदर रिलीफ दे सकता है, तो लिहाजा उनको वहां से वो रिलीफ अभी तक नहीं मिल सका। लेकिन सारी बात है वो 3 रुकनी जो बेंच बनेगा एक लीगल फॉर्मेलिटी है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। उनके जो आगे हैं वसीम अकरम प्लस साहब, तो वो मेरा ख्याल है वो पतली गली से अभी निकलते जा रहे हैं, बलूचिस्तान से बरामद हुए 9 मई का, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जब उनको पता लगा कि नायब एंटी करप्शन ने काफी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। तो अब ये है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो राम हो गए, और जो वादा माफगुआ बनने का अब चेयरमैन नायब के पास इख्तियार भी आ गया, आगे जाके वो भी बताएंगे। तो मेरा ख्याल है वो वादा माफगुआ बनने पे इत्तेफाक करेंगे, अपने उनके अजीजों कार के, भाइयों के, फैमिली के, अहले खाना के, वो इतने लंबे खाते हैं कि वो 10-20 साल तो बाहर आने के लिए रहे, तो इतने अरबों खरबों जो उन्होंने बनाए हुए, खरबों तो नहीं कर, अरबों तो बना ली है उन्होंने, ये चंद 7 लाख से वो जो 7 अरब तक तो तकरीबन पहुंच ही चुके होंगे जमा। तो हाँ जी, वो पता नहीं बनते हैं कि नहीं, बहरहाल ये है कि वो पतली गली से निकलने की ऑप्शन जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि किसी आपने देखा कभी प्रोटेस्ट में नहीं आए, तो वो तो क्योंकि उनको डमी के तौर पर थे, तो उन्होंने भी अपना माल खूब बनाया, क्योंकि जब ऊपर वाले बना रहे थे जिन्होंने उनको बनाया था, तो वो भी अपने स्नान उन्होंने भी किया, तो अच्छे तरीके से उन्होंने भी कहा कि मैं इसमें पीछे क्यों रह जाऊं। तो ये अब मामला है, और इसके साथ जिस तरह ने बताया, तो अब ये है कि यहाँ पे पैकेज भी है, द राइज एंड फॉल, वो पहले देख लेते, उसके बाद इंतहाई अहम खबरें हैं, आगे जाके वो भी बताएंगे। कुदरत का कानून भी निराला है, कभी खुशी और कभी गम का सीन होता है। अब झंडा लगाओ मुहिम से झंडा गाड़ने की कोशिश हो रही है, तारीख गलियों में रोशनी की किरणें पैदा की जा रही हैं, मगर क्या बेदारी मुमकिन होगी? जी पैकेज आपने देखा, और भी बहुत सारी आम खबरें और इंकशाफात मौजूद हैं। लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। नैब सियासतदानों पर भारी पड़ रही है, कभी नैब को बंद करने का मशवरा दिया जाता है, तो कभी नैब सियासतदानों के घरों के दरवाजों तक पहुंच जाती है। असद खैल साहब, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी मैंने तो इस हवाले से कल ही ट्वीट कर दिया था कि कुछ देर बाद ईवान सदर से जो कायम मकाम सदर है
وہ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے اوپر سائن کریں گے اور اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ حکومت تو بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ٹارگٹ کون ہے اس وقت؟ سب کو پتا ہے کہ نیب کے کیسز کے حوالے سے ہائی پروفائل اس وقت پاکستان میں ملزم کون ہے اور اس کو کس طریقے سے فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب حکومت میں تھے تو یہ نیب کے پر کاٹنے کی باتیں کرتے تھے، چیئرمین کے اختیارات واپس لینے کی باتیں کرتے تھے. تو میں ایک بات پہ خوش ہوں کہ کم از کم چیئرمین نیب کو جو اختیار دھڑ دیے جا رہے ہیں نا، یہ جو کھودا ہوا گڑھے جو ہے نا، گڑھا نہیں گڑھے ہیں، اس کے اندر یہ پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ والے خود گریں گے. شاید جو اب اس وقت جن کو وہ پکڑنا چاہ رہے ہیں، جن کو فکس کرنا چاہیں، وہ تو شاید پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں، یا ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ اختیار اگر رہتے ہیں تو کم از کم مجھے خوشی یہ ہے کہ کم از کم کرپٹ مافیا یا طاقتور مافیا ہے وہ اس کی گرفت میں آ جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ رات گئے جو ہے یہ 3 جولائی کی تاریخ میں 4 جولائی کو بیسیکلی اینٹی ڈیٹڈ یہ دفتر کھلوا کے، یا جس طریقے سے ایوان صدر کو اور قائم کم جو صدر ہیں صادق سنجرانی صاحب کو پتہ ہے کرپشن کے معاملے میں ان کے بھائی عزیز و کارم جو ہے نا کافی وہ خوشحال ہیں. وہاں پہ سینڈنگ پروجیکٹ ہی کافی ہے ان کے بھائی کے لیے. نیب میں انکوائریاں پینڈنگ ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں گیا جا کے ثناء اللہ بلوچ بھی تھے اور وہاں پہ میں نے سارا بتایا. ان کی 25 سال ریکوائرمنٹ تھی جاب کی ان کے بھائی رازق کے لیے، تو ان کی عمر 24 سال تھی. تو وہاں پہ ایم ڈی اے سی او لگایا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے پھر عزیزوں کاروں کو آگے ٹرانسپورٹ کا اور اربوں نہیں اب تک تو خربوں روپے کا جو کاپر ہے اس کی مد میں بلسٹر کاپر کی مد میں 2% گولڈ بھی جا چکا ہے. یہ نیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے، میں دکھا بھی دوں گا کانفیڈینشیل نیب کی رپورٹ جو ہے. اور اس میں پھر انلیگل اپوائنٹمنٹ کا کیس ہے، میگا کرپشن کیسز کے اندر بھی فلیکٹ ہے. تو لہٰذا مال پانی خوب ہے ان کے پاس. تو کمزور جب کرپٹ بندہ ہوتا ہے، پولا ہوتا ہے ذرا، تو وہ جب مجھے تو کافی دفعہ انہوں نے فون بھی کر کے ترلا منت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا میں نے فون ڈیلیبریٹلی نہیں سنا، اس لیے کہ وہ اور بھی لوگوں نے بہت سارے ان کے خیر خواہوں نے فون کی، آفرز بھی کی کہ آپ کوئٹہ نہ جائیں، یہ چیزیں بھی ہیں، ورنہ پہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے. تو دونوں طریقوں سے انہوں نے پہلے پیشکش بھی کی اور پھر اس کے بعد وہ بھی سنائی مجھے بات. تو بہرحال میں نے تو اپنا جو فرض ہے وہ ادا کیا، لیکن نیب کے چیئرمین چونکہ کمپرومائز کر گئے، چونکہ حکومتوں میں ان کے پیپلز پارٹی میں بھی وہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے گیلانی صاحب کے ساتھ بھی اور نون لیگ کے ساتھ بھی اور پھر طاقت کے جو مراکز ہیں ہر طرف سے ان کا رابطہ تو پچھلے میں جو رہا ہے، تو آئندہ بھی میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کے کیا صورتحال ہے. تو اس وقت بات کریں گے سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری کم کر دی گئی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی نیب کے والے سے مجوزہ ترمیم کی، ایک تو 14 دن سے ریمانڈ 30 دن کا کر دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ عدم تعاون پر گرفتاری کا اختیار، یعنی یہ واحد چیئرمین نیب کی پوسٹ ہے کہ اس کو بیک وقت سپریم کورٹ کے اور مجسٹریٹ کے چیف جسٹس کے سارے اختیار عدالتی بھی دے دیے گئے ہیں. وارنٹ نہیں گرفتار بھی، گریسٹ بھی اس نے کرنی ہے، کس وقت ڈیسائیڈ کرنا ہے. وارنٹ جو ریمانڈ ہے وہ بھی 14 سے 30 دن کا کر دیا گیا. اور ساتھ کسی کو بھی وہ وعدہ ماہ گواہ بنانے کا بھی ان کو اختیار ہے کہ مجسٹریٹ کے ذریعے وہ یہ ایک چھوٹا سا میں اس پہ جو نئی جو راتوں رات انہوں نے کی ہے نا، اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو وہ بھی ہے آپ کو کیسز کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ایک خبر ہے. اور جیسے ظاہری بات ہے کہ اب جو کوئی بھی جو بندہ ہے نا، مسلم لیگ آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی خود اس گڑھے میں گر سکتی ہے. میں تو بالکل اس پہ میں تو خوش بڑا ہوں کہ چلیں کاش یہ رہیں چیزیں اور یہ کل کو گرفت میں آئیں گے اور یہ سارے پھر پکڑے جائیں گے. اس میں یہ دیکھیں نا، کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے یہ مسودہ جو ہے نا ترمیمی تفصیلی مسودہ کے مطابق کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا جرم قرار. چیئرمین نیب کو مقدمے کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا گیا اور وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروائے گا. وہی 164 یعنی عدالتی اختیار ساری چیزیں ان کے کھاتے میں ڈال دی. وہ تو پکڑ کے کان سے اس کو لے جائیں گے پٹا ڈال کے. اگر وہ وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو اس کی معافی منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے گڑا اور موت اور وہ کہتے ہیں موت دکھا کے جامت قبول کرانا، کہ جب اس کو پتا ہے کہ میں فکس ہو رہا ہوں تو کیوں نہیں وہ بات اپنی جان چھڑائے گا، کیونکہ جو وہ مکرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، جیل میں چلا جائے گا. تو لہذا اس کی جو معافی ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اور معافی منسوخ ہونے کی صورت میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی اور مقدمہ جھوٹا اور بدنیتی پر بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی. نیب جو ہے اس کو 14 کی بجائے یعنی جو وہ جو ریمانڈ ہے
30 दिन हिरासत में रख सकेगा और चेयरमैन मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात भी हासिल कर सकेगी, जो पहले भी कर रहे हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर। और ऑर्डिनेंस नायब जो है तरमीमी, इसके मुताबिक जो है 2030 जो है 2023 का लाएगा और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जो है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तो जनाब ये भी खुशखबरी है, किसके लिए खुशखबरी होती है और किसके लिए ये जो है। कल सब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी में कमी कर दी गई, अमरात भी कम अब कर दी इसके गई अंदर दो खबरें हैं। एक तरफ आ रही है कि उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं, दूसरी खबर आ रही है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। तो बहरहाल IMF जो कह रही है 215 अरब की इजाफी आपने टैक्स लगा दिए, और जस्टिस बुंदियाल साहब से चीफ जस्टिस साहब हैं और डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस साहब तो फाइज साहब को तो मैं जानता हूं 2012 से लेकर, तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद से सैक्रिफाइस करना चाहिए और एक अच्छी मिसाइल काम करनी चाहिए, और वो ये कहें कि हम 15 लाख या 10 लाख या 12 लाख की बजाय ये सैलरीज हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज अलावा है, यानी एक जज जो है वो 40-50 लाख में पड़ते हैं इस तरह अगर देखा जाए। तो बहरहाल उनको खुद ही चाहिए कि वो एक अच्छी मिसाइल कायम करें कि वो कह दें कि हमें इतनी सैलरी नहीं चाहिए। इसका जो यार्ड स्टिक है वो आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के ड्राइवर हैं उनकी तनख्वाहें भी लाखों में है, यानी लाख से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। तो ये भी एक कैडर में हमेशा ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जो सूबाई या प्रोविंशियल जो कैडर के या फेडरल या जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, वो तो खैर जो छोटे मोटे क्लरिकल स्टाफ की मैं अगर बात कर रहा हूँ, या दर्जा 4 के या दर्जा क्लास 4, 5 या ग्रेड छोटे ग्रेड्स के जो लोग हैं जो नॉन गजेटेड हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे गजेटेड अफसरों से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो ड्राइवर्स या उनके क्लर्क हैं या जो स्टेनोज हैं या इस तरह के जो उनके सेक्रेटरीज वगैरह, उनकी तनख्वाहें ज्यादा है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो इंसाफ के जो ईवान है वहां पे भी अगर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी तो ये तो मैं समझता हूँ ज्यादती है। तो बहरहाल ये चीज भी अब उसने कर दी, नोटिफाई कर दी है इस चीज को, तो अगर ज्यादा की है तो फिर इसको भी मैं समझता हूँ कि गलत है कि बाकियों को अगर और दूसरी तरफ हुकूमत ये स्टांस लेती है कि चूंकि बाकी मुलाजमीन है ये भी गवर्नमेंट के सर्वेंट ही हैं, क्योंकि टैक्स पेयर से जो भी बंदा लेता है मतलब तनख्वाह, जो टैक्स पेयर से पैसे से तनख्वाह लेता है कोई बंदा है, वो वजीर आजम है, आर्मी चीफ है, वो DGIS है या चीफ जस्टिस है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा, यानी वो नौकर ही होगा, आवाम का नौकर या पब्लिक का या सरकार का। तो बेसिकली ये चीज है। इसके साथ साथ आला जो अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जो मुसरत हलाली साहिबा है, वो बहुत पहले से तो सुप्रीम कोर्ट की जानब से तो गो एड दे दिया गया था। अब वो पार्लियामेंट कमेटी जो है उन्होंने और फाकी शहरी अदालत जो है उनके आलम जज जो है जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर, इनके नाम भी जो मंजूरी के अंदर शामिल है। जी बताएं। जी बिल्कुल, कल साहब यहाँ पर शॉर्ट है शाहमूद कुरैशी साहब का IMF के हवाले से मेरे ख्याल से वो जी जरूर बिल्कुल एक मुआहदा हुआ है, एक 9 माह के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा था वो टल गया उस हद तक। तो मुझे इस मुआहदे की अफादियत का एहसास भी है, लेकिन सवाल ये है क्या ये हल है? ये हल नहीं है, ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और स्टॉप कैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना होगा, हमें जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है उसकी तरफ आगे जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो माजी में भी हमने कई मुआहदे किए जिनको पाया तकमील तक न पहुंचा सके, तो ये एक और उसका शाखसाना होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने देखा शाहमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि ये मुस्तकबिल के लिए 3-4 मंथ के लिए ये पैकेज है, तो फिर दोबारा उसी दलदल में फंस जाएंगे। देखिए बात बड़ी अहम है। IMF से अगर मुआहदे की बात होगी वो तो हो गया, $3 अरब हमें मिल गए, सही है। इसमें अब माली साल जो है ना, अब इस माली साल के अंदर $23 अरब और अगले 3 सालों में $74 अरब जो है ये बैरूनी कर्जों की जो है अदायगियों का इंतजाम कैसे हो गया, और अगली जो हुकूमत है वो आते ही IMF को प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। अब इसके साथ अगर बात की जाए, IMF के साथ मुआहदे के तहत अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को जुलाई में 1.1 अरब यानी $1.1 अरब जो है मिलेंगे और मुआहदे ये किस्तों में देते हैं। और दोस्त मुआलका और हाई जो बाइलैटरल इदारों से जुलाई में $5.6 अरब मसूल होंगे, अब होते हैं या नहीं होते, और वो भी किस्तों में देगा $3 अरब। जिस तरह बताया कि अभी तो $1.1 अरब मिलेगा। मुल्क के ज़र माल की ज़खायर में इसी माह ये इजाफा होगा, ये वज़ीर खजाना इसहाक डार का ये दावा है कि आते या नहीं आते। और असद उमर और फयाज चौहान जो है उन्होंने परवेज खट्टक जो 9 मई के जिस तरह बताया वाकयात का, उन्होंने भी जिम्मेदार किया है और इल्जाम आयद किया है। और इसके साथ साथ अगर बात और की जाए कि जो सजा के हवाले से बात जो इस हवाले से भी
कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से 5 साल उनको पूरे हो गए हैं और उन पर कोई हिस्सा लेने में कोई पाबंदी भी नहीं है और उनके खिलाफ केस के हकायक जो है वो भी अवाम के सामने है और मरियम की नवाज साहिबा जो है उनकी बरीयत हो गई है और नवाज शरीफ की भी हो जाएगी और पार्टी की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ आइंदा वज़ीर आज़म हूँ। जवेद लतीफ़ साहब भी यही कह रहे हैं, तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म और उधर से बिलावल वज़ीर, और कौन बनता है कौन जीतता है और किस तरह दस्तों गिरबान होंगे ये कि एक ही वक्त में। भारत के टैक्स की अगर बात की जाए तो उनका GDP जो है वो 17% और नेपाल का 18% है, पाकिस्तान 9.5% के टैक्स जो है उसको टू GDP के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और नए बजट में भी टैक्स ना देने वाले ट्रेडर्स, बड़े जिम्मेदार और दीगर टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का कोई प्लान क्यों नहीं देखा गया। तो ये वो सवाल हैं जो कि मौजूदा हुक्मरानों से भी हम कर रहे हैं और यही बात है कि 215 अरब आपने गरीब के ऊपर लगा दिया और उसके बाद बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में ये हम इजाफा कर देते हैं। जवेद लतीफ़ साहब फिर दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फिर चौथी मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे और जरदारी साहब ये दावा करते हैं और बिलावल साहब और खुर्शीद शाह साहब या बाकी लोग कि बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। तो बहरहाल अब उनके कौन सच्चा कौन झूठा, कॉलोफिल में किसका तजाद, वो तो अब आवाम फैसला करेगी। लेकिन जवेद लतीफ़ साहब क्या दावा कर रहे हैं फिर वो सुन लें। आज के हालात से, आज के भंवर से पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत अल्लाह की रहमत के बाद अगर किसी में है लीडरशिप में तो उसका नाम नवाज शरीफ है। दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से और नवाज शरीफ को चौथी बार अवामी हमायत से वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकती। नाज़रीन, आपने ये भी सुन लिया और इसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से 62-63 के हवाले से की दरखास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में उनकी नाहली के हवाले से कि भाई को 4 हफ्तों के लिए 50 रुपए का स्टाम्प दिया, वो वापस नहीं आई, ये सादक अमीन नहीं रहे, तो वो कार्रवाई गैर महीना मुद्दत के लिए पता नहीं कब तक का वो मुलतवी हो गई है। और इसके साथ मुफ्ता इस्माइल साहब जो है उनकी स्टेटमेंट भी आई है इकॉनमी के हवाले से और वो फिर वही दावे और चीज़ें बातें कर रहे हैं और तनकीद और तंज के नश्तर भी बरसाते हैं हमेशा। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उस हवाले से भी जिस तरह आपने देख लिया कि वो बढ़ तो रही नहीं और इंपोर्ट जो है बैन लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट देख लेते हैं, द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ। सियासत की सरजमीन में सहरा भी होते हैं, खेत खलियान भी होते हैं, हत्ता के धूप और बारिश भी होती है। अमराज दूर होते चले जा रहे हैं और तो और सियासत ने मेरे कायद को जवान कर दिया है। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर ये है ज़राए से कि PMLN 2 धड़ों में तकसीम हो गई है और साउथ पंजाब का जो महाज है वो खुलकर सामने आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और उनकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सेंट्रल पंजाब के, वस्ती पंजाब के जो फेडरल जो कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ आपको पता है 50 के करीब जो है वहां पे अरकान कौमी असम्बली जो है वो इलेक्ट होते हैं और उनके साथ जो हाथ हो रहा है। उन्होंने ये कहा है, मरियम साहबा ने अपनी जो है लाचार बेबसी का इजहार किया है कि मैं चचा के खिलाफ क्या बात कर सकती हूँ। नवाज शरीफ साहब से राब्ते हुए ये जरा दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब आप फौरी मुदाखलत करें, हमें ना तो जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या वज़ीर आज़म का स्टाफ मिलता है, ना निगरान हुकूमत हमें लिफ्ट कराती है और फेडरल मिनिस्टर जो है वो ज्यादातर सेंट्रल पंजाब के है, वो भी सवाए राना सनाउल्लाह के हमें पानी नहीं को पूछता। और मरियम साहबा की बेबसी थी और नवाज शरीफ साहब को उनका कि फौरन आप इंटरवीन करें और पाकिस्तान आए। उन्होंने अनोखी शर्त रख दी है, उनका जब चेयरमैन PTI बंद होगा तो फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा, क्योंकि वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपना लीवरेज जो है वो लूज नहीं करना चाहते और वो पत्ते बड़े फूंक फूंक के खेल रहे हैं। फिर दुबई में मुलाकातें जो हो रही हैं वहां पे भी अहद व पैमा हो रहे हैं और वहां पे ये कहा जा रहा है, ये भी जराए से हमें भी खबरें मिल जाती हैं, वहां पे ज्यादातर जो मुलाकातें उसमें ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जरदारी साहब को कि मुझे कहीं डिच ना कर दें वो वाले इशारों कनाइयों में, इशारे कनाइयों में, और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हमें ना कहीं डिच कर दें। तो उनका अगर आपको डिच करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो उनका अगर आपको डिच कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो वहां पे ये अहद पैमा हुए हैं कि मिलके हमने ये चीजें जो है उनको कमजोर करना है। और इस तरह बिलावल साहब का भी बयान आया है, आपको पता ही है, और शहबाज शरीफ साहब का बयान आया कि इदारे अगर दूध में रहे तो 20 साल तक फिर कामयाबियां कदम चूमेंगी। तो बिलावल साहब भी कहते हैं इदारे दूध में रहे। तो उसके बाद फिर 17 रमजान को एक अहम मुलाकात हुई थी जमान पार्क में। अभी खबरें भी आ रही हैं, अफवाहें हैं या खबरें हैं, मैंने अभी कंफर्म नहीं किया
کہ کوئی زرداری صاحب سے منسوب کو پتہ نہیں جعلی وفد تھا یا صحیح والا وفد تھا, کوئی ملاقات ہوئی ہے, کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم بلاول اور صدر آپ بن جائیں اور ہم رابطے بھی کرا دیں گے, ٹھیکیداریاں لی ہوئی ہیں انہوں نے اداروں کی بھی خود سے. تو اب یہ عید کے تیسرے روز کی بات ہو رہی ہے, لیکن کنفرم ابھی خبر نہیں, لیکن افواہیں ہیں, گردش کر رہی ہیں, اور وہ تو پی ٹی اے والے تو کنفرم بھی کر رہے ہیں. آپ نے شاید پوچھا بھی لیکن میں نے چونکہ تو ابھی آصف زرداری صاحب جو ہے یہ جو بڑا ایک دھچکا ہے ہو سکتا ہے, اور وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے. ادھر سے مایوس ہے نون لیگ کے 40 کے قریب, ایم این اے ظاہری باتیں ہوتے ہیں, آئی پی پی بھی ان کو قابو کرنے کے لیے, زرداری صاحب بھی قابو کرنے کے چکر میں ہیں, اور وہ اڑان بھرنے کو تیار ہیں. اور نواز شریف صاحب جو وہ لاچار ہیں, اور مریم صاحب بے بس ہیں, اور وہ فوری آنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کی سیاست تو اب یہ نئی ہال چال جو ہے کہ یہ 40 جو بندوں کا گروپ ہے, اب یہ کدھر جانے کے لیے تیار ہے, کون سے جہاز میں بیٹھے گا, تو یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کی مرضی ہے, کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور آخری وقت بھی ٹکٹیں واپس کر دیتے ہوتے ہیں اکثر. وہ یہی وجہ ہے ان کو یہ سزا مل رہی ہے. آصف زرداری صاحب جی ہے, ان کے سپورٹر جو ہیں, انہوں نے کہا کہ ریڈی ہو جائے آپ, جیت اس طرح جس طرح ہم کراچی میں میر کے جیتے ہیں, باغ میں جیتے ہیں, بلاول صاحب بھی سوات میں یہ کہہ چکے ہیں, اسی طرح پاکستان بھر میں جیتیں گے. اس پر نون لیگ تنقید کرتی نظر بھی آ رہی ہے, اور بلاول صاحب جو ہے ان کی چیئرمین پیپلز پارٹی بھی ہیں, اور وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. جاپان کی لیڈرشپ سے ان کی اور ان کی جو ہمشیرہ ہے وہ بھی آصفہ بھٹو بھی وہاں پہ نظر آئی تھی, تو وہ بھی اب ڈسکشن ہو رہی ہے. اور جاپان پاک جاپان دوستی بھی بڑی ہے, اور آپس میں ہماری کوآپریشن بھی ہے. جائکا بہت سارے ہماری اس میں بھی کار بھی رہا ہے. اور اس کے بعد شجیل میمن صاحب جو ہے وہ پھر وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. جی بالکل, یہاں پہ رپورٹ ہے دا لیگسی آف بھٹو, وہ دیکھتے ہیں. پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں چند خاندانوں کی حکومت رہی ہے, مگر سندھ کی حکومت تو 68 سے ایک ہی پارٹی کر رہی ہے, مگر مسائل تو ایسے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے. ہاں, عوام کو متاثر کرنے کی کوشش ضرور جاری ہے, باقی رہا اعتبار تو وہ اپنا اپنا. ناظرین, پیکج آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے خلل صاحب نے بڑے بڑے سرپرائز کا دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نئے موڑ آنے کو تیار ہیں. خلل صاحب کی پچھلی بھی گزشتہ خبریں اس حوالے سے کافی نشانے تیر پر جو ہے تیر نشانے پر لگے ہیں, اور اسی طرح سے کیا سمجھتے ہیں آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے نئے سرپرائز آ سکتے ہیں. لیکن فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد اور اسد خلل کو دیں اجازت. اللہ نے